हेलो नमस्कार दोस्तों। आईजीसी इंद्र सेंटर में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रकाश रात्रि। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कंप्यूटर के इतिहास से लेकर कि जो पहले कंप्यूटर बना, फिर आज जो वर्तमान में कंप्यूटर आए। इस कंप्यूटर में बहुत सारे टेक्निकल डेवलपमेंट हुए। इन डेवलपमेंट को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो इसी का एक पार्ट है जिनमें क्या होता है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है, उस मॉडर्न कंप्यूटर में इनमें अलग अलग जो फीचर्स होते हैं, जो डिवाइस है या जो टेक्निकल इनमें जो डेवलपमेंट किया गया था, तकनीकी विकास के आधार पे इस कंप्यूटर को हम अलग अलग 5 जनरेशन पे विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इनका इंटरनल काम करने का तरीका है, प्रोसेसर है, स्टोरेज है, इनका यूजेस है, क्या क्या इनका एप्लीकेशन है, इस आधार पे इस कंप्यूटर को 5 अलग अलग जनरेशन में विभाजित किया गया है, जिसको हम इस कंप्यूटर की पीढ़ियां भी हम समझते हैं कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो हम समझे कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर जो मॉडर्न कंप्यूटर आया 1940 के आसपास की जो कंप्यूटर है, जैसे कि एनिक है, यूनिक है, मार्क 1 है। तो ये जो कंप्यूटर है एक टाइप रहा मॉडर्न कंप्यूटर का। और इसी मॉडर्न कंप्यूटर में जब इनमें हम अलग तरीके से स्टोरेज, इनकी प्रोसेसिंग, इनका एप्लीकेशन, इन सारे को आधार मानकर इस जो टेक्निकल है, इस तकनीक है, इन्हीं तकनीकी के आधार पर इनको हम अलग अलग 5 कैटेगरी में रखते हैं। इसी 5 जो अलग अलग जनरेशन है, इन्हीं जनरेशन को आज हम समझेंगे कि क्या क्या इनमें जो समय है, कौन से समय की जो हमारा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में किस तरीके के हम डिवाइस का यूज़ करते थे, साथ साथ इनका क्या यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये 1940 से 1956 के बीच में जो कंप्यूटर यूज़ होता था, उस कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया है। इनमें हम देखेंगे, इनमें जो डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का, तो उस समय इनका स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ये खास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वे जनरेशन जिस पे वैक्यूम ट्यूब का यूज किए गए थे स्विचिंग डिवाइस के रूप में, तो वो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर जहां पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद इस कंप्यूटर में जो भाषा के यूज किए जाते थे, जो लैंग्वेज का यूज किए जाते हैं, इनमें मशीनरी भाषा के साथ साथ इनमें बाइनरी भाषा का यूज किए जाते हैं। बाइनरी भाषा एक तरीके की कंप्यूटर की भाषा होती है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। इस बाइनरी भाषा में ये सिर्फ जो नंबर होता है, इस नंबर को ही वो कोड कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो बेसिक भाषा है वो मशीनरी भाषा है, मशीनी की। और इसके अलावा भी ये बाइनरी भाषा जो नंबर कोड होते हैं, इसको ये समझ सकते हैं, ठीक है, कोड कर सकते हैं। इनके बाद हम देखें इस कंप्यूटर की जो स्टोरेज है, उनमें किस तरीके की हम स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो इनमें प्रथम जनरेशन की वे कंप्यूटर, इनमें स्टोर करने के लिए, डेटा को कलेक्शन करने के लिए, डेटा को सेफ रखने के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते थे। मैग्नेटिक ड्रम एक तरीके से ऐसे मेटल का बना हुआ एक ड्रम होता है और उस ड्रम में मैग्नेटिक का इनमें एक लेयर रहता है और इसी मैग्नेट में उस डाटा को स्टोर किए जाते थे। ये तो रहा इसकी स्टोरेज के बाद, जहाँ पर हमने मैग्नेटिक ड्रम को समझे। इनके बाद हम देखें कि फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी, इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर था, इनमें जो स्पीड थी, जो गति है, इस गति को हम समझेंगे। तो इनमें लगभग 333 माइक्रो पर सेकंड की गति से ये काम करता था। हालांकि उस टाइम पे ये 1940-56 के बीच का समय है, तो इतने ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। तो ये उस तरीके के ये फास्ट, काफ़ी स्पीड से काम करने वाले कंप्यूटर थे। तो 333 पर सेकेंड माइक्रो प्रोसेसर से ये काम करता था। आगे हम देखें, इनमें जो सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग यूज़ किए जाते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किए गए थे, उनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। आगे हम देखें कि इसमें क्या विशेषता रहा इन फर्स्ट जनरेशन पे। तो ये इनकी जो भंडारण है या जो इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो
इनकी क्षमता बहुत सीमित था और साथ साथ इसकी जो स्पीड थी वो अभी के कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही स्लो था, मंद था, कम था इनका। इनके अलावा भी इनमें जो आउटपुट इनपुट का जो प्रोसेस है ये भी काफ़ी कम धीमी प्रोसेस में ये काम करने वाला कंप्यूटर रहा। और इस तरीके के कंप्यूटर को खास करके वैज्ञानिकों के लिए यूज किए जाते हैं, हालांकि इसको बाद में सामान्य तौर पर आम नागरिक के लिए भी इसको यूज में लाया गया। इनका जो एक चीज़ें और हम देखें कि वे कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन पे यूज किया गया था वो है आपका एनिएक मार्क 1 और यूनिफैक्ट। तो इस तरीके के कंप्यूटर को हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में रखते हैं। पिछले क्लासेस में हम इनके फुल फॉर्म को भी हमने देख लिए थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। मार्क के बारे में हमने समझ लिए थे, यूनिवर्सल न्यूमेरिकल, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की इनकी जो विशेषता है, जो फीचर है, इनके बारे में हमने समझे। अब हम आते हैं इससे थोड़ा और सेकेंड जनरेशन पे। तो दूसरे जनरेशन की जो कंप्यूटर आया, उस दूसरे कंप्यूटर का जो समय रहा है ये इसके बाद से 1956 से लेकर 1963 की जो कंप्यूटर आया उन समय में। तो इस कंप्यूटर में क्या हुआ कि जो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर हमने यूज किए गए थे 1940 और 56 के बीच में, बाद में इनमें और भी डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद इनमें जो डिवाइस था, स्विचिंग डिवाइस, जिसको ऑन ऑपरेटर के लिए यूज किए जाते हैं, तो इनमें वैक्यूम ट्यूब के जगह इनमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तो ये खास बात ये रहे, इस बात को भी हम ध्यान देंगे कि जो सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर आया उस सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किए गए थे। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसके बाद इनमें जिस भाषा का यूज किया गया था, जो लैंग्वेज यूज किए गए थे, इनमें असेंबली और उच्च भाषा का इस्तेमाल किया गया था सेकेंड जनरेशन में। तो ये भी हमको खास इन बात को याद रखे रहेंगे कि पहले में हमने मशीनिंग और बाइनरी भाषा का इस्तेमाल किए। इसके बाद दूसरे जब पीढ़ी की बात आई सेकेंड जनरेशन, तो उस सेकेंड जनरेशन पे असेंबली भाषा और जो उच्च भाषा है इन भाषा को यूज किया गया था। इसके बाद हम देखें कि इनमें जो स्टोरेज था, इनमें किस तरीके की हम डेटा को यूज़ करते थे। तो ये भी एक मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर का ही पार्ट था। इनमें भी मैग्नेटिक कोर का यूज करते थे। लेकिन इनमें आगे चलकर ये बातें, एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि इनमें जो स्पीड थी जो प्रोसेसिंग करने का, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। जहाँ पर 333 माइक्रो पर सेकेंड से कंप्यूटर कार्य करता था, अब ये सेकेंड जनरेशन पे आके ये 10 माइक्रो पर सेकेंड से काम करना शुरू कर दिया। मतलब इनमें स्पीड भी बढ़ गया काम करने का। इनके बाद देखें इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किया गया था इनके प्रोसेसिंग में, जैसे कि मल्टी बैग, रिमेनिंग, टाइम शेयरिंग, इस तरीके के इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। लेकिन एक खास बात ये भी हो गया कि जो वैक्यूम ट्यूब जब हम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ कर रहे थे उनका साइज भी बड़ा था, उनको इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए रहता था, साथ साथ ये बहुत जल्दी हीट हो जाता था, टेम्परेचर इनमें बहुत ज़्यादा इनका टेम्परेचर बढ़ जाता था। मतलब इनमें जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर गर्म हो जाता है। जब हम सेकेंड जनरेशन पे आए और उनमें हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किए, तो ट्रांजिस्टर लेने के बाद इनमें एक फ़ायदा ये हो गया, ये तो आकार में भी कम रहा वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा, ये इसकी आकार में भी कम रहा और साथ साथ इनमें जो हीट हो जाते हैं, जो गर्म हो जाता था कंप्यूटर, इसके लिए भी एक राहत मिला। अब हम देखें इनमें इस पे ताप की में कमी आई और ये तीव्र विश्वसनीय बना। कहने का मतलब ये बहुत जल्दी खास काम करने वाला एक कंप्यूटर के रूप में यूज में लाया गया था। और इस कंप्यूटर को हम खास करके व्यवसायी, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, इस तरीके के उपयोग में हम लाए गए थे। हालांकि कंप्यूटर का टाइप यही रहा, उनमें हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह में ट्रांजिस्टर का यूज किए और इनमें काम भी बढ़ गया, इसकी स्पीड भी बढ़ गई, साथ साथ ये व्यवसायिक, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, इन सारी चीज़ों में अब इनका इस्तेमाल होने लगा। चलिए अब हम आगे बढ़ें थर्ड जनरेशन की ओर। ये थर्ड जनरेशन जो 1964 से 71 के बीच में चला, थर्ड जनरेशन,
इनमें खास बात ये आई कि इनमें ट्रांजिस्टर का भी यूज ना करके इनमें हम एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वे कौन सी जनरेशन थी जिस जनरेशन पे आईसी का यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था थर्ड जनरेशन पे। और इस तरीके की जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था फॉर्ट्रन और कोबोल, इस तरीके के इनमें लैंग्वेज का यूज़ किए गए हैं। तो इनकी भाषा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनमें जो हम लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं फॉर्ट्रन और कोबोल, इससे पहले हमने मशीनरी, बाइनरी और असेंबली भाषा के यूज में देखे थे। इनके अगर हम स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे, इस पे जो डेटा है उस डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो इनके लिए भी मैग्नेटिक कोर का यूज़ करते हैं। ये 100 नैनोमीटर पर सेकेंड से काम करने वाला कंप्यूटर बन गया था। इनमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किए गए। इसके अलावा इनका जो यूजेस था, इनकी जो विशेषता थी, ये रिमोट प्रोसेसिंग के रूप में काम करने लगा। साथ साथ इनमें आउटपुट, इनपुट जैसे इन कार्यों को भी नियंत्रण करने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी यूज किए गए। इनके अलावा भी इनका अगर हम यूजेस की बात करें तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन रिजर्वेशन, इस तरीके के बहुत सारे कार्य करने लग गया थर्ड जनरेशन में, जहां पर हमने आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए। इसके अलावा भी हम देखें तो वे कंप्यूटर जिनमें आईसी लगा हुआ था वो आईसी वाले थे आईबीएम। आईबीएम के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा भी सिस्टम 360 NCR 395, ये थर्ड जनरेशन जिस पे आईसी का यूज किया गया था वे उसके एग्जाम्पल है, उनके उदाहरण है। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़े फोर्थ जनरेशन की ओर, जहां हम चले 1971 की ओर, 1971 में। तो इनमें जो यूज किया गया था, इनमें जो स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज किए गए थे, तो इसी आईसी को एक बड़े पैमाने के रूप में इनके साइज को बढ़ाकर इनमें बहुत सारे और भी माइक्रो प्रोसेसर को यूज करके इनमें स्विच डिवाइस के रूप में यूज में लाया गया। इनमें जो लैंग्वेज जो यूज किया गया था, इनमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, फॉर्ट्रन 77, पास्कल, कोबोल 74। तो इस तरीके के इनमें फॉर्ट्रन 77, पास्कल, कोबोल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सारे लैंग्वेजों का यूज किए गए थे। इनमें जो मैग्नेटिक जो डिवाइस थे उनको हटाकर अब इनमें जो स्टोरेज के लिए जो लाया गया था फर्स्ट जनरेशन में, इनमें सेमीकंडक्टर से बना मेमोरी चिप का यूज किए गए। साथ साथ इनमें विचेस्टर डिस्क का भी यूज किया गया था। जो सेमीकंडक्टर जो आज हम जो यूज करते हैं, जो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, तो इस तरीके के इनमें उस मेमोरी सिलिकॉन से बना हुआ चिप का यूज करने लग गया। इनमें इनकी जो प्रोसेसिंग थी वो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया फोर्थ जनरेशन पे आने के बाद में। देखिए तो ये 300 नैनो पर सेकेंड काम करने वाला हमारा कंप्यूटर बन गया था। इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ किए गए थे, टाइम शेयरिंग, यहाँ पर भी जो जनरेशन है इनके ऊपर वाली जनरेशन यहाँ पर भी यूज हुआ, और टाइम शेयरिंग जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के इनमें यूज किए गए थे फर्स्ट जनरेशन पे। इनमें क्या विशेषता रहा कि ये जो है आईसी इनमें माइक्रो प्रोसेसर बन गया था, और इस कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर के रूप में यूज में लाया गया। तो ये बात याद रखेंगे हम कि जो फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है उनको सर्वप्रथम पहली बार मिनी कंप्यूटर के रूप में यूज में लाया गया। अब इनका जो यूजेस था, इनका जो इस्तेमाल किया गया इस मिनी कंप्यूटर का, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, पर्सनल, इन सारी चीज़ों में यूज में लाया गया था। खास करके जो मनी ट्रांसफ़र जो होती हैं बैंकों में यूज किए जाते हैं, इनके लिए भी अब इनको पर्सनल रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। इसका कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत ही कम हो चुका था, इनको पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज किए, जैसे कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, PCXT, एप्पल II, इंटेल, इन सारे जो माइक्रो प्रोसेसर थे या इस जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, तो इन सारे चीज़ों में इनका यूज में लाया गया था, इन सारे यूजेस के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़े अपने फिफ्थ कंप्यूटर की ओर।
जो अभी जो कंप्यूटर हम वर्तमान में जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ये 5G फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर है। और इनमें कंप्यूटर में जो डिवाइस का यूज़ किए जाते हैं, इनमें बड़े पैमाने पर बड़े बड़े जो लार्ज साइज का जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उनका इस्तेमाल इनमें किया जाता है। साथ साथ इनमें जब हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो आज के समय में इनमें ऑप्टिकल डिस्क के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क को भी इनमें स्टोरेज के लिए यूज़ में लाते हैं, जैसे कि आपका CD है, DVD है, इनके लिए। इनमें नैनोमीटर जो है वो 300 नैनोमीटर पर सेकेंड में यूज़ होता है। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो सिस्टम है, इन बेस पे इनका आज वर्तमान में इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किए जाते हैं। आगे हम देखिए इनका क्या विशेषता है, तो 5th जनरेशन कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किए जाते हैं। और इस कंप्यूटर का जो उपयोग है उस उपयोग में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीच कैरेक्टर में यूज़ करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर की ये इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इनकी विशेषता हो गया। और इनका यूज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीच, नेचुरल लैंग्वेज और भी हम बहुत सारी चीज़ों में आज के कंप्यूटर का यूज़ करते ही हैं। इन सारी चीज़ों में इन जनरेशन इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया इस कंप्यूटर की जनरेशन, जहाँ पर हम अलग अलग जनरेशन इनके समय के अनुसार और इनमें होने वाली जो डिवाइस है इन डिवाइस को भी हमने देखे, इनमें स्टोरेज को भी देख लिए और इनके साथ साथ इनमें किस तरीके के हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया अलग अलग जनरेशन पे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके अलावा भी हम कुछ पॉइंट को अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ से हम समझते ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। जो स्टार मार्क वाला जो लिखा हुआ है इनके बारे में हम देखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 1992 में डॉक्टर ग्रेस हायर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया था। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन अब बन सकते हैं, तो इनको भी हमको ध्यान रखना रहेगा। जो जो असेंबली भाषा है उस असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया गया था, तो ये 1952 में डॉक्टर ग्रेस हायर द्वारा इस असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया गया। ठीक, इसके बाद हम देखें दूसरे पॉइंट में, तो 1947 में जॉन वार्डेन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटर ने ट्रांजिस्टर का खोज किया या ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। तो ये बात याद रखेंगे, जो ऐसी होता है वो भी सेमीकंडक्टर होता है और ये अर्धचालक होने के साथ साथ इनमें जिस धातु का यूज किए जाते हैं उनमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज़ किए जाते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जो चिप बनाए जाते हैं, जो आईसी है, ट्रांजिस्टर है, इनमें इस्तेमाल में लाने वाले धातु कौन सा होता है, तो इनको हमको याद रखना रहेगा। इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। अगला हम लाइन में देखें तो 1958 में जैक केल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा आईसी का खोज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आईसी का डिस्कवर किसने किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे, जैक केल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा इसको 1998 में खोज किया गया था या उन्होंने बनाए थे। इसके बाद हम देखें 1971 में M.E. हॉप ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। माइक्रो प्रोसेसर जो आया, इनको लाने वाला व्यक्ति था M.E. हॉप, जिन्होंने 1971 में इसको माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर में कार्य या इसकी और भी डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान रहा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।